प्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ी न्यूज क्या है? वो है एफओएमसी की न्यूज। तो वो क्या न्यूज है? यूएस की फेडरल रिजर्व ने जो पॉलिसी रेट्स है वो अनचेंज्ड रखे हैं, यानी कि 5.25% टू 5.5% की जो रेंज है वही वो यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। But what is the biggest outcome of this particular न्यूज? तो वो ये है कि फेडरल रिजर्व के जो मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियंस आर स्टिल दैट कि नेक्स्ट दिसंबर तक, आने वाले दिसंबर तक वो 3.25% के रेट कट्स करने वाले हैं। मतलब 3/4% की जो रेट कट के एक्सपेक्टेशन इस कैलेंडर ईयर में है, जो यूएस का फाइनेंशियल ईयर भी है, तो उसमें ये होने वाले हैं। एंड दैट्स अ बिग पॉजिटिव। वैसे लास्ट टाइम जो दिसंबर में जो मीट हुई थी एफओएमसी की, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 19 में से 11 जो मेंबर्स ऑफिशियल्स है जो ये डिसाइड करते हैं, उनका कहना था कि 3 रेट कट्स होने वाले हैं क्वार्टर क्वार्टर परसेंटेज में। और इस बार वो 11 से ये नंबर 10 पे आया है, बट स्टिल इट इज मेजोरिटी। एंड दैट्स वाई ये साल में 3 रेट कट्स होंगे, ये एक्सपेक्टेशन फिर वहीं पे मेंटेन्ड है। हो सकता है बाय द टाइम इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे मूव वगैरह होते हैं, उसके हिसाब से ये डिसीजंस चेंज भी हो सकते हैं। बट 3 नहीं, कम से कम 2 तो यहाँ पे 100% रेट कट्स दिख रहे हैं। सो व्हाट इज द इन्फ्लेशन आउटलुक फेडरल रिजर्व गिविंग? सो अर्लियर द इन्फ्लेशन आउटलुक वाज 2.4% दिसंबर मंथ में जो आउटकम था, बट अभी वो 2.6% का मतलब आउटलुक है इन्फ्लेशन का, यानी कि 0.20 बेसिस पॉइंट से ये इन्फ्लेशन का आउटलुक एक्चुअली बढ़ा दिया है। बट स्टिल रेट कट के एक्सपेक्टेशंस वहां पे अभी भी 3 रेट कट्स होंगे ऐसा लग रहा है। मतलब उनका खुद का ही कहना है। ऐसा क्या हो गया? मतलब अरे इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ा दिया है, आउटलुक बढ़ा दिया है, बट स्टिल रेट कट्स हो रहे हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजंस है इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मतलब आउटलुक फेडरल रिजर्व का है। सो अर्लियर द आउटलुक वाज 1.4%, जो पहले दिसंबर मंथ में ग्रोथ का आउटलुक जो ये कैलेंडर ईयर के लिए दिया गया था फेडरल रिजर्व की तरफ से, दैट नंबर वाज 1.4%। बट नाउ दिस ग्रोथ आउटलुक हैज रिवाइज टू 2.1%। 0.70% से ये यहां पे इंप्रूव हुआ है। एंड दैट्स वाई भले ही यहां पे 2.4% से 2.6% का इन्फ्लेशन का नंबर दिख रहा है, बट ग्रोथ का आउटलुक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड ऑफ है उसमें फेडरल रिजर्व इज फीलिंग कंफर्टेबल कि 2.4 से 2.6% भले ही इन्फ्लेशन का आउटलुक बढ़ रहा है, बट ग्रोथ का आउटलुक इज गिविंग मोर एंड मोर कंफर्ट टू देम। अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर था दिसंबर मंथ में, 4.1% का अनएम्प्लॉयमेंट मंथ 4.1% का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट एक्सपेक्टेड था। इस बार ये कम हुआ है टू 4%। वैसे देखा जाएगा तो हायर इन्फ्लेशन आउटलुक, हायर ग्रोथ आउटलुक, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट आउटलुक आर कंप्लीटली डिजाइंड फॉर हायर इंटरेस्ट रेट्स। बट आई थिंक अच्छा खासा समय ऑलरेडी जा चुका है हायर इंटरेस्ट रेट्स का। एंड नाउ आई थिंक कहीं ना कहीं उस ग्रोथ को और ज्यादा थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए रेट कट्स होंगे ही। एंड दिस इन्फ्लेशन is not going to go anywhere if somebody is expecting to see inflation between 0% to 0.5%, जैसे कुछ समय पहले हुआ था। तो आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सीन। आई थिंक वी आर गोइंग टू लिव, एटलीस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड इज गोइंग टू लिव इन द 2% काइंड ऑफ इन्फ्लेशन सिनारियो। सो दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू। एंड इफेक्टिवली लॉन्गर रन पॉलिसी रेट्स जो फेडरल रिजर्व रखेगा, दैट वुड बी बिटवीन 2.5% टू 2.6%। सो अभी जो 5.25% टू 5.5% का जो पॉलिसी रेट है, दैट विल गो डाउन बाय ऑलमोस्ट 2.75%। ये मैं लॉन्गर रन पॉलिसी रेट की बात कर रहा हूं। सो देर आर सम इंडिकेशंस विच फेडरल रिजर्व हैज गिवन फ्यूचर रेट प्रोजेक्शंस। 2024 में 3 रेट कट्स होंगे, यानी कि 0.75% से ये फेडरल रिजर्व का एक्सपेक्टेशन है। 2025 में भी
75 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट्स होंगे एंड 2026 में भी 75 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट्स होंगे, ऐसा फेडरल रिजर्व का अभी तो एक्सपेक्टेशन है। यानी 5.25% टू 5.5% ये जो नंबर है, अगर तीनों ये 0.75% के हम नंबर्स मिला देते हैं, सो इट मींस अराउंड 2.25% से इन नेक्स्ट 2.5 years में 2.25% से रेट कट्स होंगे। सो 5.25% टू 5.5% का ये जो रेंज है, इट विल गो डाउन टू 3% टू 3.25%। और थोड़ा सा और लॉन्गर रन पॉलिसी रेट का प्रोजेक्शन अगर निकालते हैं तो इट विल गो डाउन टू 2.5 टू 2.6%। अब देखते हैं कि ये जो सारे प्रोजेक्शंस है, ये जो आउटलुक है, ये कैसे एग्जैक्टली बिहेव करते हैं, उसके हिसाब से रेट कट्स होंगे नहीं होंगे, कितने एग्रेसिवली होंगे, ये आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि यही वो कमेंट्री वो हमेशा आती रहेगी। दीज आर ऑल डायनामिक थिंग्स। तो जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होते जाएंगे, उस हिसाब से यहां पे फेडरल रिजर्व की कमेंट्री भी चेंज हो सकती है। और मैं तो आशा करता हूं कि फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है मिस्टर पॉवेल, तो ये जो प्रेस रिलीज है उससे ही स्टिक रहेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज उनकी जब भी बातें होती है, यील्ड जो है ऊपर नीचे होती रहती है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वेंट डाउन टू 4.25% ऑल्सो, इट वेंट अप टू 4.3% ऑल्सो ड्यूरिंग हिज स्पीच। सो आई थिंक ये जो सीसॉ बैटल है अराउंड 4.28% अभी करंटली चल रही है, तो आई थिंक इट विल कीप ऑन हैपनिंग बिकॉज this is a very dynamic situation which keeps on changing always. That's what we feel. So ये बहुत लंबा समय है। अभी तो मतलब फेडरल रिजर्व ने जब ये कमेंट्री दी है 3 रेट कट्स की फॉर दिस कैलेंडर ईयर, सो आई थिंक दैट इज मार्केट इज टेकिंग इट क्वाइट पॉजिटिवली। सो देखते हैं, आई थिंक लेट्स सी, आज शायद मार्केट की ओपनिंग भी काफी अच्छी हो सकती है, लेट्स सी। क्योंकि ये न्यूज और ज्यादा डाइसेक्ट होती रहेगी और कहीं पे एक आध दूसरा लूज कमेंट एंड मार्केट्स रिएक्ट निगेटिवली फॉर दैट पर्टिकुलर कमेंट। सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन। नाउ यूके के बारे में बात करेंगे। तो यूके का एनुअल इन्फ्लेशन जो नंबर है, इट हैज गॉन डाउन टू 3.4% इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। ये सितंबर 2021 से अगर आप कंपेयर करते हो तो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। अक्टूबर 2022 में हमने 11.1% का यूके का इन्फ्लेशन देखा था, रिटेल इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन देखा था। सो जैन मंथ में जो सीपीआई इन्फ्लेशन था वो 4% था, नाउ इट इज एट 3.4%। कोर सीपीआई इन्फ्लेशन जो जैन मंथ में था वो 5.1% का था, नाउ इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी द कोर इन्फ्लेशन, कोर सीपीआई इज 4.5%। फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस जो है उसका इन्फ्लेशन 6.9% से 5% तक गिरा है। रेस्टोरेंट एंड होटल्स, ये इन्फ्लेशन 7% से 6% गिरा है। रिक्रिएशन एंड कल्चर, ये जो इन्फ्लेशन है वो 5.7% से 5.4% तक नीचे गिरा है। Miscellaneous goods and services 4.5% to 3.6%. Housing and utilities, एक्चुअली लास्ट मंथ जैन में वो -2.1% था, वो थोड़ा सा एक्चुअली कम घटा है, ऐसा बोल सकते हैं, -1.7%। एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम -0.3% टू -0.1%। तो यहाँ पे हाउसिंग एंड यूटिलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट, ये इन्फ्लेशन भले ही निगेटिव में है बट कंपेयर टू लास्ट मंथ थोड़ा सा ये नंबर ऊपर आ चुका है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में दोस्तों। तो इंडियन इकोनॉमी में रशियन ऑयल के इंपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एज्ड अप इन फरवरी फ्रॉम जनवरी। सो यहां पे ये नंबर जो है वो बढ़ा है, 2.8% से मंथ ऑन मंथ इंपोर्ट्स फ्रॉम रशियन ऑयल हैव इंक्रीज्ड। सो फरवरी मंथ में हमने 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल को इंपोर्ट किया है फ्रॉम रशिया। So as a percentage of total India's overall oil import अगर हम बात करते हैं, so this number is at 32%. Jan 2024 में this number was at 28%. India's overall imports की अगर हम बात करते हैं तो 4.2 मिलियन बैरल्स पर डे का हमारा इंपोर्ट है, जिसमें से 0.86 मिलियन बैरल्स पर डे वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम इराक, अराउंड 0.80 मिलियन barrels per day, यानी कि 8 लाख barrels per day we are importing from Saudi Arabia. OPEC का जो शेयर है in India's monthly oil imports is around 56%. So definitely after the geopolitical tensions, I think ये एक जो चीज है
बिकॉज द काइंड ऑफ ऑयल कंजम्पशन वी हैव, तो वहां पे वी कैन नॉट टेक साइड्स इन दिस जियोपॉलिटिक्स. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू look the interest of Indian people, because it's not, we are not self sustaining from these needs. तो वहां पे बहुत ही डिप्लोमेटिकली ये सिचुएशन हैंडल करके आई थिंक वी हैव टेकन केयर ऑफ आवर इंपोर्ट बिल क्वाइट वेल. अदरवाइज जो हायर इन्फ्लेशन या अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन हमने डेवलप वर्ल्ड में स्पेसिफिकली यूरोप में देखा था, आई थिंक उससे भी बहुत खराब सिचुएशन इंडिया की भी हो सकती थी. बट आई थिंक वी हैव हैंडल्ड द सिचुएशन रियली वेल. So I think that is a positive news for Indian economy. अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की बात करेंगे. सो आइशर मोटर के बारे में बात करेंगे. यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है और उसकी वजह से कल ये स्टॉक 4% से ऊपर जा गया है. सो यूबीएस ने 5,000 रुपीज का टारगेट दिया है. सो स्टॉक का अभी का प्राइस अराउंड 3,900 रुपीज का है. तो यहां पे ऐसा क्या है कि ये इतना ज्यादा अपसाइड यूबीएस ने इस कंपनी पे दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. सो पहली बात तो जो कंपटीशन आई है फॉर रॉयल एनफील्ड, जैसे कि हार्ले डेविडसन का आया है अभी वापस फिर से हीरो के साथ जो टाइप हुआ है, या फिर ट्रायम्फ का जो टाइप है बजाज ऑटो के साथ, तो ये कुछ ज्यादा इनके मार्केट शेयर को डेंट नहीं कर पाए. ज्यादा डेंट क्या छोड़ो, यहाँ पे मार्केट शेयर जो Q2 FY23 में 42% का था, वो Q3 FY24 में इट हैज गॉन अप टू 45%. तो भले ही यहाँ पे नए नए कॉम्पिटिटर्स आ गए, बट इनका मार्केट शेयर कहीं पे भी कम नहीं हुआ है. सम अदर की ड्राइवर्स फॉर पोटेंशियल अपसाइड जो यूबीएस ने दिए हैं वो है स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ न्यू मॉडल लॉन्चेस. तो एक रोडस्टर नाम का नया बाइक कंपनी लॉन्च करने वाला है. 450 सीसी में ये बाइक लॉन्च करने वाला है. तो यहाँ पे एक तो अच्छा खासा प्राइस रियलाइजेशन अपटिक यहाँ पे इस नई बाइक की तरफ से इस कंपनी को मिल सकता है. प्लस 350 सीसी के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है रॉयल एनफील्ड के, वो यहाँ पे रिप्लेसमेंट या अपग्रेड डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा भी यूबीएस को लग रहा है. तो यहां एक तो प्राइस रियलाइजेशन ज्यादा आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे अच्छी हो सकती है. रिप्लेसमेंट के चक्कर में एग्जिस्टिंग ही जो बायर्स है कस्टमर से, वही यहाँ पे एक मतलब एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट कर सकते हैं. देयर इज अ expectation of a strong rebound also in exports for FY25 and FY26. Majorly, it will be led up by ramp up of Himalayan 450 and introduction of additional 650cc models. तो यहाँ पे existing model के साथ साथ नए भी काफी नए launches company is expecting. Company is planning actually. When the market is expecting, company is planning. So देखते हैं. I think एक्सपोर्ट में भी कैसा कुछ कर पाती है कंपनी. बट जो कंपटीशन के चक्कर में एक प्राइस पे प्रेशर आया था कंपनी को, प्लस जो एक बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी ने एंजॉय किया था, तो कहीं ना कहीं टाइम करेक्शन भी एक अच्छा खासा यहां पे हुआ है. नो डाउट अबाउट दैट. सो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स आर प्लेइंग आउट इन रॉयल एनफील्ड जर्नी. तो हमने देखा था मतलब अक्टूबर 2022 में द स्टॉक वाज अराउंड 3,800 रुपीज. सो अभी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा समय जा चुका है. देयर इज द प्राइस इज स्टिल एट द सेम लेवल. इन बिटवीन थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ था. सो आई थिंक अगर प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे देखते हैं, सो अगर मार्च 2022 का मैं प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर देखता हूं कंपनी का, तो दैट वाज अराउंड 1,600 करोड़ रुपीज. एंड नाउ ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट है कंपनी का, दैट इज अराउंड 3,800 करोड़ रुपीज. जो मार्च 2019 के नंबर्स, अगर जो एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए रहा था, इन दैट फाइनेंशियल ईयर द प्रॉफिट वाज अराउंड 2,200 करोड़ रुपीज. वो प्रॉफिट उन्होंने 4 साल बाद क्रॉस किया इन मार्च 2023, 2,900 करोड़ रुपीज. एंड फाइनली आई थिंक द ग्रोथ पाथ इज अगेन रिज्यूम्ड. सो लास्ट 12 मंथ्स का प्रॉफिट है 3,800 करोड़ रुपीज. और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छी तरीके से बढ़ना, ये भी एक रीजन है कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है. कोई ऐसे वन ऑफ अदर इनकम, वन टाइम इनकम ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कंपनी के ओवरऑल नंबर्स में. सो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज वन कंपनी आफ्टर कंसोलिडेशन व्हिच शुड बी
ऑन योर रडार। दो मतलब मतलब प्राइस अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो पहले के जैसे प्रीमियम लेवल के वैल्यूएशंस कंपनी के नहीं है। सो आई थिंक रैशनैलिटी हैज कम बैक इन द वैल्यूएशन। सो रडार पे रखने के लिए ये कंपनी अच्छी लग रही है फ्रॉम हियर, नो डाउट अबाउट दैट। Now, next news is regarding JSW Group. So, JSW Group announces joint venture with China's MG Motor. एंड ये हर एक नया 3 से 6 महीने में एक नया मॉडल लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये जॉइंट वेंचर जो है वो फोकस करने वाला है टू मैन्युफैक्चर न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। सो एवरी 3 to 6 months दे वांट टू लॉन्च ए न्यू मॉडल। 5,000 करोड़ रुपए जीएसडब्ल्यू इसमें इन्वेस्ट करने वाला है। एंड दिस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर इज एमिंग टू सेल 1 million इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया बाय 2030, यानी कि 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करने का इनका टारगेट है बाय 2030। डेफिनेटली एम्बिशियस है। सो यहाँ पे एमजी मोटर ने पहले तो जो मतलब सिंगल हैंडेडली चीजें करने की कोशिश की, बट उसके बाद आई थिंक एक लोकल प्लेयर होना जरूरी है। एक तो चाइना की कंपनी है। दो मतलब ये शुरू हुई थी यूरोप में, बट अल्टीमेटली नाउ इट इज चाइनीज कंपनी बिकॉज चाइनीज ओनर्स आर देयर। सो कहीं ना कहीं वो एक सेंटिमेंटल निगेटिव शायद प्ले आउट हो ही रहा था कंपनी पे, एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड टू हैव एन इंडियन प्लेयर इन दिस जॉइंट वेंचर, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। देखते हैं अब ये कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं। एक डेडिकेटेड फोकस्ड अप्रोच वो इस चीज पे लेना चाहते हैं। सो आई थिंक विल हैव टू सी। अब एक और एक न्यूज है रिगार्डिंग सीसीआई नॉट टू अल्ट्राटेक सीमेंट टू एक्वायर केशोरम सीमेंट। तो मतलब थोड़ी सी 1-2 दिन पुरानी न्यूज है, बट आई थिंक इसका इंपैक्ट जो है वो प्ले आउट होना शुरू हो चुका है। सो शेयर्स ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो थोड़े से हायर ओपन भी हुए थे मार्च 20 में, मतलब कल स्टॉक इसमें। तो एक आई थिंक बहुत सारा, एक तो ऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आर देयर, नो डाउट अबाउट दैट, द वे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इज हैपनिंग, उसके ऊपर अपनी पोजीशन और ज्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से भी हो रही है। अडानी सीमेंट ने जब से अंबुजा सीमेंट एंड एससीसी को एक्वायर किया है, आई थिंक डेफिनेटली एक बहुत ही सीरियस प्लेयर इस सेगमेंट में आ चुका है, जिसका फोकस या फोटे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज प्लेइंग आउट ओवर हियर। लेट्स सी ये जो सेक्टर है भले ही कंपटीशन है, बट जो पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल भी एंड अर्निंग विजिबिलिटी विद ऑफ दिस सेक्टर इज फेनोमिनल। इफ वी आर एक्सपेक्टिंग आवर इकोनॉमी टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047, यानी कि आने वाले 23 साल में अगर हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, यानी कि नेशनल एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स क्रिएट होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रोड्स, पोर्ट्स, इसकी अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा ये इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिसमें सीमेंट सेक्टर इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड हाउसिंग फॉर ऑल, एंड हाउसिंग मुझे लगता है अभी हाउसिंग फॉर ऑल है तो सबके पास घर होना जरूरी है। आफ्टर सम टाइम आई थिंक बेटर हाउसेस फॉर ऑल इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और उसमें सीमेंट सेक्टर एक बहुत ही बढ़िया अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल प्रेजेंट करता है। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।